अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। हम इससे पहले फ़िज़िकल मेथड्स इस्तेमाल करते हुए मेटल्स को प्यूरीफाई करने के जो तरीके हैं मुख्तलिफ वो देख चुके हैं। अब जो तरीके हैं उसमें केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए हम मेटल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। मेटल्स को उनके केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें उससे मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो रिमूव होती हैं। इसके लिए जो पहला हमारे पास मरहला है, प्रोसेस है, वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग के अमल में जो हमारे पास कॉपर की ओर है जिसे हम कॉपर पायराइड कहते हैं और इसका फार्मूला CuFeS2 है, इसे जो है हाई टेम्परेचर पर एक फर्नेस में गर्म करते हैं। इसके लिए टेम्परेचर भी हाई होता है और इसके लिए जो है वो हवा भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, यानी ऑक्सीजन इन एक्सेस होता है। उसकी मौजूदगी में इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो किसी हद तक रिमूव होती हैं और इसके साथ साथ जो कॉपर पायराइड का एक बड़ा यूनिट है वो टूटकर छोटे यूनिट में जो है वो तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से अगले मराहिल में इसकी प्यूरिफिकेशन जो है वो आसान हो जाती है। इसमें गर्म करने के दौरान जो केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो ऑक्सीडेशन का है, जिसमें CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन, इससे क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये चूँकि गैस है लिहाजा ये एस्केप हो जाती है और इस तरह इस प्रोसेस के दौरान जो है वो सल्फ़र की इम्प्यूरिटीज़ हम कह सकते हैं कि 25% जो है उसमें से रिमूव हो गई। उसके बाद अगला मरहला है इसका स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग के अमल के लिए जो है वो हम एक फर्नेस इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ये अगर आप देखें तो ये एक टावर शेप है, टावर की तरह है, इलोंगेटेड है। इसका जो बैरूनी स्ट्रक्चर है वो स्टील पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर की तरफ जो है वो वाटर की एक मुकम्मल जैकेट होती है। वाटर की जैकेट इसलिए होती है कि जब हाई टेम्परेचर हो तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो कुछ हीट वाटर एब्जॉर्ब करके उसे, जैसे हम गाड़ियों में रेडिएटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि इंजन के टेम्परेचर को कम रखता है, इसी तरह ये वाटर जैकेट भी जो हीट है उसे निस्बतन कम रखती है, उस हीट को कि वो जो है वो स्टील के स्ट्रक्चर तक ना पहुंच सके। इसके साथ जो है वो इसके जो है वो ये एक स्टेज टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम चार्जिंग फ्लोर कहते हैं और उसके साथ जो है ये ओपनिंग हैं, बारीक्स हैं, इन्हें हम चार्जिंग डोर्स कहते हैं। यहाँ पर वो मटेरियल रखे जाते हैं जो हमने इस ब्लास्ट फर्नेस में डालने होते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में मुख्तलिफ मटेरियल्स के डालने के अमल को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ द फर्नेस। लिहाजा चार्जिंग के हवाले से ये चार्जिंग फ्लोर और ये चार्जिंग डोर, तो जो चार्जिंग का अमल होता है उसमें जो मटेरियल हैं उसमें हमारे पास एक तो ये जो मटेरियल हमारे पास हासिल हुआ है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, इसके साथ इसमें थोड़ी मिकदार में सैंड होती है, रेत होती है और उसके साथ जो है वो पाउडर्ड कोक, पिसा हुआ कोयला होता है। पिसे हुए कोयले का मकसद ये है कि हम ऊपर से जब वो मटेरियल डालते हैं तो नीचे से ये हॉट गैसेस के पाइप्स हैं, इनके ज़रिए हॉट गैसेस एंटर होती हैं। तो ये हॉट गैसेस ऊपर जाती हैं, वो मटेरियल नीचे आता है, तो इनमें दरमियान में एजिटेशन का अमल होता है। तो पाउडर्ड कोक जो है वो जलता है और उसके जलने की वजह से हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और मेटल्स के जो है वो प्यूरिफिकेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्शन होता है तो जैसे आप देख रहे हैं कि गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये गैसेस ऊपर को जो है वो रिमूव कर उठती हैं और यहाँ से एक आउटलेट है, इस आउटलेट के ज़रिए इन गैसेस को वहाँ से एस्केप कर लिया जाता है। इसमें जो पाउडर्ड कोक है उसका आपको मकसद बता दिया गया कि वो जलता है, उसके जलने से हीट पैदा होती है और हीट की वजह से जो है वो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। और जो सैंड है, आयरन रेत है, उसका मिलाने का मकसद ये है कि जो इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हैं वो उससे रिमूव हो सकें। तो यहाँ पर दो आउटलेट हैं, एक लोअर आउटलेट ये आपको दिखाई गई है डायग्राम में, इसके ज़रिए जो मोल्टन मटेरियल है जिसे हम मैटे कहेंगे, ये हम बाद में अभी बात करते हैं, मैटे कहते हैं। लोअर आउटलेट से हम मैटे निकालते हैं और ऊपर एक आउटलेट है वहाँ से हम स्लैग निकालते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस होता है उसे ज़रा देख लें कि जो हमने मटेरियल डाला उसमें देखें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मौजूद हैं। तो
तो पहले फेरस सल्फाइड का अमल शुरू होता है। फेरस सल्फाइड के 2 यूनिट और 3 मालिक्यूल ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीडेशन होती है, इससे फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये चूंकि गैस है लिहाजा ये एस्केप हो जाती है। बाकी जो फेरस ऑक्साइड है ये रेत के साथ, सैंड के साथ मिलता है और मिलकर FeSiO3 फेरस सिलिकेट, और इस फेरस सिलिकेट को हम स्लैग कहते हैं। इस फेरस सिलिकेट को हम स्लैग या मैल कुचैल कहते हैं। ये मैल कुचैल लाइटर होता है, हल्का होता है, ऊपर तैरता है और इसे अपर आउटलेट से जो है वो निकाल लिया जाता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड है। ये क्यूप्रस सल्फाइड भी उसी तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। इससे क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऊपर के हिस्से से रिमूव हो जाएगी। बाकी जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा और इससे क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बनेगा। ये फेरस ऑक्साइड उसी तरह जैसे कि यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में दिखाया गया है, सैंड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। बाकी जो है हमारे पास 2 कंपोनेंट बचेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, जो अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हो सका। तो इस प्रोसेस के एंड पर हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, इस मिक्सचर को हम मैटे कहते हैं। और इस मैटे में जो कॉपर की कंसंट्रेशन है, कॉपर की मिकदार है, वो 40% है। इस मैटे में कॉपर की मिकदार 40% है। तो सॉरी, ये स्टूडेंट्स ये 45% है, 45% है इस मैटे में। तो बाकी जो है 55% अभी भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं। इन 55% इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास अगला स्टेप है बेसिमराइजेशन। इस बेसिमराइजेशन के लिए हम बेसिमर कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बेसिमर कन्वर्टर है ये आप देख रहे हैं, ये पेयर शेप है और इसे पाइवट सपोर्ट कह लें आप, बुनियाद जो है वो सेंटर्स कह लें। तो इन पाइवट्स पर इन्हें स्टोर किया जो है वो सपोर्ट किया जाता है। और इन पर सपोर्ट करने का मकसद ये है कि जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो हम इसे किसी भी तरफ जो है वो उंडेल सकते हैं और उंडेलने से इस ओपनिंग से जो इसमें मटेरियल है वो बाहर निकलता है। इसके साथ ये इसमें जो है वो हॉट गैसेस के पाइप्स हैं जिसकी मदद से गर्म हवा दाखिल की जाती है और इस गर्म हवा की मदद से जो ऑक्सीडेशन का अमल है वो भी होता है और उसके साथ साथ बाकी जो केमिकल रिएक्शन है वो भी स्टार्ट होता है। और ये स्ट्रक्चर भी सारा का सारा स्टील पर मुश्तमिल होता है। ऊपर की ओपनिंग से जो है हम इसमें जो मटेरियल्स हैं, जो मेटल है वो डालते हैं और फिर इसका प्रोसेस शुरू होता है। इसमें भी जो मटेरियल डाले जाते हैं उसमें उसी तरह एक तो हमारे पास मैटे होगा जिसमें 55% अभी इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं जिन्हें हमने रिमूव करना है। उसके साथ इसमें पिसा हुआ कोयला भी होगा और थोड़ी मिकदार में सैंड, रेत वगैरह भी मौजूद होगी। इसके जो केमिकल रिएक्शन है वो भी जो हमने पहला प्रोसेस स्मेल्टिंग पढ़ा उसी से मिलते जुलते हैं। तो पहले स्टेप में जो फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होगा, इससे फेरस ऑक्साइड और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप हो जाएगी। फेरस ऑक्साइड अगले मरहले में हमने जो इसमें सैंड ऐड की है, डाली है, वो उसके साथ मिलकर स्लैग बनाएगा, वो इसके साथ मिलकर स्लैग बनाएगा। और ये स्लैग जो है उसी तरह लाइटर वेट होने की वजह से, हल्की होने की वजह से ऊपर फ्लोट करेगी, इसे वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद अगले मरहले में क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और इससे क्यूप्रस ऑक्साइड और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। क्यूप्रस ऑक्साइड अनरिएक्टेड या अनऑक्सीडाइज्ड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मिलेगा। ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ और ये क्यूप्रस सल्फाइड जो अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये इनका आपस में रिएक्शन होगा, इससे कॉपर प्रोड्यूस होगा और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर और यहाँ से 2 ऑक्सीजन के एटम आपस मिलेंगे और इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, ये एस्केप हो जाएगा और उसके बाद बाकी जो है वो कॉपर बनेगा
और ये कॉपर जब इस स्टेज पर पहुंचता है तो प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हम इस बेसिमर कन्वर्टर को किसी भी साइड पर उंडेलते हैं और उंडेलने से पहले हम इसके सामने जो है वो बड़े बड़े रेत के सांचे रखते हैं ताकि जो मेटल है उसमें इकट्ठी हो सके। तो हम इसे उसमें उंडेलते हैं, रेत के सांचों में इसे इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पर जो इकट्ठी होती है तो इसकी सतह से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस अभी तक जो है वो बड़े बड़े बबल्स की शक्ल में निकल रही होती है। तो बबल्स की शक्ल में निकलने की वजह से इस कॉपर पर जो है वो निशान बनते हैं, जिसकी वजह से इसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो ब्लिस्टर कॉपर जो है इट इज़ 98% प्योर। इसमें अभी 2% इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं जो ना तो ऑक्सीडाइज हो सकी और ना ही रिड्यूस हो सकी। तो इन्हें मज़ीद जो है वो प्यूरीफाई करने के लिए रिफाइनिंग का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो देखें। ये पेज नंबर 158, डिफ़ाइन रोस्टिंग। रोस्टिंग को डिफ़ाइन करें। रोस्टिंग की डेफिनेशन पे ये मुकम्मल आएगा, इक्वेशन भी इसकी शामिल होगी। उसके बाद डिफ़ाइन स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को डिफ़ाइन करें। स्मेल्टिंग की डेफिनेशन में जो है वो इसे आप प्रोसेस तक चौथी लाइन के शुरू में है प्रोसेस, जहाँ तक इसे जो है वो लिखेंगे। उसके बाद डिफ़ाइन मैटे। मैटे को डिफ़ाइन करें। ये लास्ट पैराग्राफ के बिल्कुल आखिर में है मैटे। मैटे को डिफ़ाइन करें। इसके लिए आखिरी पैराग्राफ में ऑन द अदर हैंड इसे आप छोड़ देंगे और उसके बाद क्यूप्रस सल्फाइड से इसे स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। ये एक MCQ भी है, हाउ मच कॉपर इज़ प्रेजेंट इन मैटे, तो 45% है। और नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 159 पर डिफ़ाइन बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन को डिफ़ाइन करें। ये जो है इसे आप तीसरी लाइन से है, मोल्टन मैटे इज़ मिक्सड विद सैंड एंड हीटेड विद हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। यहाँ से शुरू करेंगे और चौथी इक्वेशन तक इसे जो है वो मुकम्मल करेंगे। और फिर पेज नंबर 160 पर डिफ़ाइन ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर को डिफ़ाइन करें। ब्लिस्टर कॉपर को डिफ़ाइन करें। इसके लिए भाई आप जो है वो ये लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। द डिजॉल्व्ड गैसेज एस्केप आउट फॉर्मिंग द ब्लिस्टर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कॉपर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। इट इज़ अबाउट 98% प्योर कॉपर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।